गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसको अपन बोलते हैं मैग्नेटिज्म। ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म। ठीक, समझ में? तो देखो ध्यान से, मैग्नेटिज्म जो है आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ठीक, कि भाई ये जो मैग्नेटिज्म वर्ड है इसमें इम्पोर्टेंट बात है वो है मैग्नेट, वो है मैग्नेट। ठीक, तो मैग्नेट तो सब जानते हैं बचपन से कि भाई मैग्नेट का मतलब क्या होता है, चुंबक। ठीक, याद करो, मैग्नेट आपने देखा होगा बचपन में स्पीकर में लगे होते हैं, ठीक है, आप उससे खेला करते थे। ठीक, तो मैग्नेट और उसके जैसी प्रॉपर्टीज़ की स्टडी के लिए जो इसका ब्रांच है वो क्या कहलाता है, मैग्नेटिज्म कहलाता है। ठीक, तो यार देखो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, ठीक है, कि भाई हम ये पढ़ के रहे थे, तो मैंने कहा था कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर के बनी थी। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़ी हुई सारी बातें हैं वो पहले हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, स्टार्टिंग के 2 यूनिट्स में, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें पढ़ी। ठीक, अब इस चैप्टर में हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो यार देखो सबसे पहले बात करते हैं कि शुरुआत कहाँ से हुई। ठीक, समझ में कि बिल्कुल स्टार्टिंग में कौन सी चीज़ें हुई जिसकी वजह से हमने मैग्नेटिज्म एज अ ब्रांच पढ़ना शुरू करा। ठीक, इस बारे में हम बात करेंगे भाई मैग्नेटिज्म क्यों पढ़ते हैं। ठीक, समझ में है? तो चलो स्टार्ट करते हैं कि भाई मैग्नेटिज्म क्यों पढ़ा जाता है। ठीक, तो एक बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए। ठीक, तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात करना कि भाई मान लो मेरे पास एक वायर है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट है कितनी आई, जिसमें एक इलेक्ट्रिक करंट है कितनी आई। ठीक, अब जो एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, जो करंट कैरिंग वायर होता है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है। ठीक है, समझ में? अगर मैं बोलूं कि करंट कैरिंग वायर इलेक्ट्रिकली क्या होता है, इलेक्ट्रिकली क्या होता है। ठीक, समझ में? तो इसका जवाब क्या होगा, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिकली क्या होता है, इससे मेरा मतलब ये है कि एक करंट कैरिंग वायर क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है या न्यूट्रल होता है। तो आंसर आएगा कि भाई न्यूट्रल होता है। एक करंट कैरिंग वायर के ऊपर कोई नेट चार्ज पाया नहीं जाता है। अगर आप एक करंट कैरिंग वायर की बात करेंगे तो एक करंट कैरिंग वायर हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब सोचो अगर ये वायर मान लिया मैं कहूँ ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब इसके ऊपर नो नेट चार्ज है, मान लिया इसके ऊपर क्या है, नो नेट चार्ज। अगर कोई नेट चार्ज नहीं है तो इसका मतलब ये है इस वायर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है, 0। ठीक, समझ में? अब हुआ क्या कि भाई साहब एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या करा, यहाँ पर एक चार्ज रख दिया, क्यों, इस वायर के पास। ठीक, किस पे रखा, रेस्ट पे रखा, ऐसे रख दिया। ठीक, समझ में? एक करंट कैरिंग वायर था और एक सिंपल सा चार्ज रख दिया रेस्ट पे। ठीक, तो उन्होंने देखा कि जब ये चार्ज रेस्ट पे है तो इस चार्ज पे कोई भी फोर्स लग नहीं रहा है। ठीक, उन्होंने जो ऑब्जर्व करा वो ये ऑब्जर्व करा कि इस पर वायर का कोई असर नहीं हुआ। ठीक, समझ में? वो बहुत सिंपल सी बात है, उन्होंने करंट कैरिंग वायर रखा जो कि क्या था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी। इस पर बगल में चार्ज रख दिया तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो कोई भी फोर्स नहीं लगेगी। ठीक, समझ में? ये रेस्ट पे रखता था। ठीक, अब उन्होंने क्या करा, वापस से वही करंट कैरिंग वायर रखा। ठीक, इसके बगल में एक चार्ज रखा Q और इसको इस डायरेक्शन में रफ्तार देगी V। समझ में? पहले ये चार्ज क्या था, रेस्ट पे था, और अब की बार इसको रफ्तार दे दी, क्या दे दी, V दे दी। ठीक, तो जैसे ही रफ्तार V दी, जैसे ही उन्होंने इस चार्ज को रफ्तार दी, मतलब इसको चला दिया,
ठीक, समझ में आया? तो जैसे ही इसको चलाया, ठीक है, समझ में, इसमें जैसे ही मोशन हुआ तो तुरंत इस पे फोर्स लगना शुरू हो गया। तुरंत क्या लगना शुरू हो गया? फोर्स लगना स्टार्ट हो गया। ठीक, अब आप खुद ही समझते हैं कि चार्ज पे कौन फोर्स लगा सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं, यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी इस पर क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। लेकिन फिर भी इस पर क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। ठीक, समझ में है? तो अगर इस पर फोर्स लग रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि भाई साहब ज़रूर कोई यहाँ पर नई तरीके की फील्ड है, ज़रूर कोई यहाँ पर नई तरीके की फील्ड है जो किसी मूविंग चार्ज पे फोर्स लगाती है। क्यों? क्योंकि वही चार्ज जब रुका हुआ था तो किसी किस्म का कोई फोर्स नहीं लग रहा था। तो ये बेसिक सा एक्सपेरिमेंट करा लोगों ने और उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि भाई साहब एक खास तरह का फोर्स है जो सिर्फ मूविंग चार्ज पे लगता है। और कौन लगा रहा है? करंट कैरिंग वायर लगा रहा है। ठीक, समझ में है? अच्छा जी, कोई दिक्कत? चलो भाई साहब, फिर कहानी आगे बढ़ी, फिर कहानी आगे बढ़ी। लोगों ने इसी एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया। क्या आगे बढ़ाया? सुने ध्यान से। लोगों ने क्या करा कि भाई साहब एक सिंपल सर्किट बनाया और उसको बैटरी से जोड़ दिया। उसको किससे जोड़ दिया? बैटरी से जोड़ दिया। तो करंट ऐसे दौड़ जाएगी आई। और इसके बगल में उन्होंने एक कंपस रख दिया। क्या रख दिया? कंपस रख दिया। अच्छा, कंपस तो सब लोग जानते होंगे ना कि भाई कंपस रख दिया वैसा। ठीक, और जैसे ही इसके बगल में कंपस रखा तो तुरंत ही कंपस में डिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हो गया। क्या होना स्टार्ट हो गया? डिफ्लेक्शन होना। डिफ्लेक्शन मतलब कि कंपस क्या करने लगा? हिलने लगा। अब सिंपल सी बात है, हमने सोचा भाई साहब मैग्नेट को मैग्नेट तो हिला रहा था, लेकिन ये करंट कैरिंग वायर भी हिला रहा है। मतलब इस करंट कैरिंग वायर का नेचर कुछ कैसा है? मैग्नेट के जैसा है। और इस तरीके से मैंने अंदाज़ा लगाया कि भाई साहब चाहे कोई मैग्नेट हो या फिर कोई करंट कैरिंग वायर, चाहे कोई मैग्नेट हो या फिर कोई करंट कैरिंग वायर हो, दोनों के अंदर सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं कुछ, समझ में है? और दोनों ही एक खास तरीके की फील्ड पैदा करते हैं जिसको अपन बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। जिसको अपन क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ठीक, तो ये जो मैंने आपको कहानी सुनाई, ठीक, इससे एक बात बिल्कुल समझ में आ जाती है कि भाई साहब करंट कैरिंग वायर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि करंट कैरिंग वायर और मैग्नेट का नेचर लगभग क्या होता है? सेम होता है। मतलब दोनों के अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने की काबिलियत होती है। और तीसरी इम्पोर्टेंट बात ये भी मेरे को समझ में आएगी कि भाई साहब जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, समझ में, वो किसी मूविंग चार्ज पे फोर्स लगा सकती है। समझ में आएगा? ठीक, अरे आया नहीं आया? ठीक, समझ में? ठीक, तो ये जो हमारा पूरा का पूरा चैप्टर है मैग्नेटिज्म, ठीक, समझ में, इसके थ्रू इसके पहले सबसे अच्छा पॉइंट लिख लें, ठीक, कि करंट कैरिंग वायर और परमानेंट मैग्नेट्स दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 लिखें, मैग्नेटिक फील्ड कुड बी प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड कुड बी प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड कुड बी प्रोड्यूस्ड बाय ठीक, मैग्नेटिक फील्ड कुड बी प्रोड्यूस्ड बाय बोथ मैग्नेट एंड करंट कैरिंग वायर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कौन कौन पैदा कर सकता है? कोई मैग्नेट भी पैदा कर सकता है, साथ में कौन पैदा कर सकता है? कोई करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग वायर, अच्छा, करंट कैरिंग वायर या फिर मूविंग चार्ज, एक ही बात है, करंट कैरिंग वायर या फिर मूविंग चार्ज। ठीक, समझ में? तो बहुत सिंपल सी बात है। देखो, मुझे ये भी समझ में आ गया कि भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड नामक कोई चीज़ होती है। ठीक, अब सिंपल सी बात है, जिस तरीके से जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, समझ में, वो एक चार्ज पैदा करता था। वो क्या पैदा करता था? चार्ज पैदा करता था। ठीक है, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा करता है। ठीक, समझ में? और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा फोर्स लगाती थी? इलेक्ट्रिक या फिर
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाती। ठीक, ऐसे ही जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन सा फोर्स लगाएगी? मैग्नेटिक फोर्स लगाएगी। कौन सा फोर्स लगाएगी? मैग्नेटिक फोर्स लगाएगी। तो ये जो हमारा मैग्नेटिज्म चैप्टर है, ठीक, ये दो हिस्सों में बटा हुआ है, दो हिस्सों में हम पढ़ेंगे। ठीक, इसका एक हिस्सा होगा मैग्नेटिक फोर्स से जुड़ा हुआ, ठीक, और दूसरा हिस्सा होगा मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ा। ठीक है, समझ में है? हम इन दो तरह की चीज़ों पे बात करेंगे इस चैप्टर में, मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, समझ में? अब बहुत सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक फोर्स कहाँ कहाँ लग सकता है भाई? ऐसा हो सकता है कि भाई से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किसी मूविंग चार्ज पे फोर्स लगा रहा हो, ठीक, किसी मूविंग चार्ज पे फोर्स लगा रहा हो। ठीक, ऐसा हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड किसी करंट कैरिंग वायर पे फोर्स लगा रहा हो। ऐसा हो सकता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, समझ में आया, वो किसी मैग्नेट के ऊपर फोर्स लगा रहा हो। ठीक, समझ में? कि भाई सिंपल सी बातें सुन लो ध्यान से। मैग्नेटिक फोर्स तीन तरह की चीज़ों पे लग सकता है, समझ में? कौन कौन सा? किसी मूविंग चार्ज पे, दूसरा किसी करंट कैरिंग वायर पे, करंट कैरिंग वायर में भी तो मूविंग चार्ज होते हैं, और तीसरा किस पे? किसी मैग्नेट। ठीक, और मैग्नेटिक फील्ड किसी भी कारण से पैदा हो सकती है, जैसा मैंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड किसी करंट कैरिंग वायर से भी पैदा हो सकती है, यानी कि मूविंग चार्ज से पैदा हो सकती है। और दूसरा मैंने क्या बोला? दूसरा मैंने बोला कि किसी मैग्नेट से पैदा हो सकती है। ठीक, तो जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। इसके बारे में, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। ठीक है, समझ में कि भाई साहब कि किसी मूविंग चार्ज पर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगता है। सबसे पहली चीज़ ये हम पढ़ने जाए। ठीक, तो सिंपल सी बात है, अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि भाई साहब मैग्नेटिक फोर्स किसी मूविंग चार्ज पर ही लगेगा। अगर चार्ज मूव नहीं कर रहा है तो कभी भी मैग्नेटिक फोर्स लगता नहीं है। तो सबसे पहले अपनी कॉपी में हेडिंग डालें, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। ठीक, समझ में है? मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। ठीक, चलो तो डिस्कशन बढ़ाते हैं अपना मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। ठीक, ठीक, चलो मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। ठीक, समझ में आया? तो सिंपल सी बात है, बहुत ध्यान से समझिए कि मान लो कोई भी चार्ज है Q। ठीक है, समझ में? कोई भी चार्ज है Q। ठीक, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, साइन मैटर करेगी यहाँ पे। ठीक, उसको आपने रफ्तार दे दी V। ठीक, और किसी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड था वो कुछ इस डायरेक्शन में था, वो कुछ इस डायरेक्शन में था। मान लेते हैं कि इनके बीच का एंगल कितना है? थीटा। कितना है? थीटा। ठीक, समझ में? तो सबसे पहले थोड़ा सा B के बारे में बात कर लें। ठीक है, जो B है, जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड था, ऐसे ही B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड को कई जगहों पे आप मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, समझ में? मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं कि भाई कितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक, इसको नापने की जो SI यूनिट है वो है टेस्ला, वो है टेस्ला। ठीक, समझ में? या फिर वेबर पर मीटर। सॉरी, याद कर लें, इसके बारे में बात करूँ। टेस्ला के बारे में आप जानते होंगे, शायद सुना हो। टेस्ला एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, निकोला टेस्ला। ठीक है, समझ में? इनसे जुड़े हुए बहुत ही पॉपुलर एक्सपेरिमेंट से कभी हम बात करेंगे इनके बारे में। ठीक, जो टेस्ला है, ठीक है, वो उनके नाम से लिया गया है। ठीक, समझ में? तो जैसे मान लो एक चार्ज एरिया मैंने Q, उसको इस डायरेक्शन में रफ्तार दे दी V। ठीक, तो इस चार्ज पे लगने वाला फोर्स, जो इस चार्ज पे लगने वाला फोर्स है, उसकी वैल्यू लिखी जाती है वेक्टर Q इंटू में
वेक्टर v क्रॉस q इंटू में वेक्टर v क्रॉस p। ठीक है, समझ में? क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में आप पहले से जानते हैं। इस डायग्राम को थोड़ा ढंग से बना लेते हैं कि मान लिया आपने एक चार्ज दे दिया q, उसको इधर रफ्तार दी p और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है इतनी p, और बीच के एंगल कितना है थीटा, बीच का एंगल कितना है थीटा। ठीक, तो ये जो फोर्स है इसकी वैल्यू इस तरीके से दी जाए। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस पर्टिकुलर केस की बात करें, ठीक, तो फोर्स लिखेंगे हम Q। ठीक, समझ में? V क्रॉस V को लिख सकता हूँ मैं VB साइन थीटा। क्या लिख सकता हूँ? VB साइन थीटा। अच्छा, V क्रॉस V का डायरेक्शन देखने के लिए राइट हैंड ग्रिप रूल, तो इसके साथ में आप चाहो तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन है। ठीक, तो इसको मैं लिख देता हूँ K क्या, इसको मैं लिख देता हूँ K क्या। फोर्स की डायरेक्शन की बात करेंगे तो इस केस में जो हमारा फोर्स है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगा, बाहर की तरफ आएगा। ठीक, तो कुछ छोटी छोटी बातें कर लेते हैं इस फोर्स से जुड़ी। ठीक, समझ में? तो आप सबसे पहली चीज़ तो ये समझें कि जो फोर्स है वो इस तरीके से लगेगा, ठीक, बाहर की तरफ, जिसकी वजह से ये चार्ज बाहर की तरफ निकलना चाहेगा। आप खुद ही देखें कि जो फोर्स है वो वेक्टर v के भी परपेंडिकुलर है और b के। ठीक, जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है, वो परपेंडिकुलर टू है वेलोसिटी के, और साथ में जो मैग्नेटिक फोर्स है वो परपेंडिकुलर है किसके? मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब ये है कि वेक्टर f डॉट v, मैग्नेटिक फोर्स डॉट v कितना होगा? 0, और वेक्टर m डॉट v भी कितना होगा? 0। इसको लेके कोई समस्या नहीं। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आप जानते हैं, वेक्टर से पढ़ चुके हैं, टॉर्क निकालने में पढ़ चुके हैं, तो इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। ठीक, समझ में आया? अच्छा, और सुनो ध्यान से, आप खुद ही सोचें कि जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। जो मैग्नेटिक फोर्स है वो वेलोसिटी की क्या है? परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये है कि जब भी कभी फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, तो वो कभी भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदल नहीं सकता। आपको याद दिला दूं कि इफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, देन फोर्स कैन नॉट चेंज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, है ना? कि अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो तो जो फोर्स है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदल सकता। इसका मतलब ये है कि ये जो फोर्स है वो काइनेटिक एनर्जी को भी नहीं बदल पाएगा, काइनेटिक एनर्जी को भी नहीं बदल पाएगा। और आप जानते हैं कि अगर कोई फोर्स काइनेटिक एनर्जी नहीं बदल सकता, तो उस फोर्स का वर्क क्या होता है? 0। दैट इज वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज 0। हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक, मैग्नेटिक फोर्स का किया गया काम हमेशा क्या होगा? 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बदल नहीं सकता, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा। ठीक है, तो किसी भी कीमत पे वो फोर्स मतलब वर्क डन नहीं करेगा। ठीक, समझ में आया? ये सारी छोटी छोटी बातें लिख लें कि मैग्नेटिक फोर्स का जो किया गया वर्क है हमेशा क्या होता है? 0 होता है। ठीक, समझ में आया? चलो और सुनो छोटी छोटी बातें। ठीक, मतलब मुझे क्या समझ में आ गया? वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज 0। क्यों 0 होता है? कारण निकलेंगे। ठीक है, समझ में आया? वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज 0। क्यों 0 है? क्योंकि वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। लिख। अच्छा, और सुनिए मैग्नेटिक फोर्स की खास बात। यार यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है ना आपका, ये जो फॉर्मूला है कि भाई साहब मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल्स टू Q वेक्टर V क्रॉस V। ठीक है,
इस फॉर्मूले में आप Q को साइन के साथ रखते हैं। Q को किसके साथ रखते हैं? साइन के साथ। Q विद साइन, Q विद साइन। साइन के साथ रखने का मतलब क्या है? सुनना ध्यान से। इमेजिन करो Q पॉजिटिव है, इमेजिन करो Q पॉजिटिव है, तो अगर Q पॉजिटिव है, तो अगर Q पॉजिटिव है, ठीक, तो इसका मतलब ये है, तो इसका मतलब ये है, ठीक है, दैट इज इफ Q इज पॉजिटिव, इफ Q इज पॉजिटिव, इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होगा किसके? V क्रॉस V के। अगर Q की वैल्यू पॉजिटिव हो, अगर Q की वैल्यू क्या हो? पॉजिटिव हो, तो मैग्नेटिक फील्ड V क्रॉस V के क्या है? पैरेलल है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड और V क्रॉस V दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? सेम। ठीक इसी तरह से अगर Q नेगेटिव हुआ, अगर Q क्या हुआ? नेगेटिव हुआ, तो Q की जगह जब यहाँ पे माइनस साइन आएगा, तो इसका मतलब क्या है? मैग्नेटिक फोर्स एंटी पैरेलल है किसके? V क्रॉस V। एंटी पैरेलल है किसके? V क्रॉस V के। हमेशा याद रखें, ठीक है, समझ में आया? ठीक, कि अगर Q पॉजिटिव है, मतलब सिंपल सी बात है, जब भी कभी फोर्स का डायरेक्शन निकालने को आए तो सबसे पहले V क्रॉस V का डायरेक्शन देख लो। अगर Q पॉजिटिव है, ठीक, अगर Q पॉजिटिव है तो मैग्नेटिक फील्ड और V क्रॉस V दोनों का डायरेक्शन सेम। अगर Q नेगेटिव है तो मैग्नेटिक फील्ड और V क्रॉस V का डायरेक्शन अपोजिट। ठीक, ये सारी छोटी छोटी बातें लिख लें, फिर कुछ और बातें आपको बताता हूँ। चलिए, ठीक, कुछ और बातों पे चर्चा करते हैं। तो जैसे मान लो मैंने कहा कि भाई साहब एक चार्ज था, उसको अपने इधर की तरफ रफ्तार दे दी और मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ। चार्ज था हमारा Q, एंगल है कितना? ठीक, थोड़ा सा मैग्नेटिक वाइज बात करें तो F इक्वल्स टू है Q V B साइन थीटा। सर मैग्नेट्यूड वाइज बात कर रहे हैं तो आप खुद ही समझें, जो हमारा फोर्स है वो तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। पहला Q पे, भाई Q बढ़ाओगे तो फोर्स बढ़ेगा, ठीक, समझ में आया? Q बढ़ाने पे फोर्स बढ़ेगा, ठीक, समझ में? दूसरा वेलोसिटी पे, भाई रफ्तार बढ़ाऊंगा तो फोर्स बढ़ेगा। तीसरा मैग्नेटिक फील्ड पे, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाऊंगा तो फोर्स बढ़ेगा। चौथा ये एंगल, तुम खुद ही सोचो, जब मैं एंगल बढ़ाऊंगा तो क्या साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, और जब एंगल बढ़ाऊंगा तो साइन थीटा बढ़ेगा, साइन थीटा बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ता चला जाएगा। यानी थीटा बढ़ाने पर मैग्नेटिक फोर्स बढ़ता है, ठीक, थीटा बढ़ाने पर मैग्नेटिक फोर्स बढ़ता है। 0 से लेके 90 डिग्री तक, 0 से लेके 90 डिग्री तक थीटा बढ़ाओगे तो फोर्स बढ़ेगा, थीटा बढ़ाओगे तो फोर्स बढ़ेगा, ठीक। अब जानते हैं साइन थीटा पीरियोडिक फंक्शन है, फिर जब थीटा और बढ़ाएंगे तो फोर्स मैग्नेटिक बेस घटना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ थीटा की किस वैल्यू पर, थीटा की किस वैल्यू पर मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होता है, तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो तो साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा मैक्सिमम। यानी इस कंडीशन में फोर्स मैक्सिमम लगेगा। फोर्स क्या लगेगा? मैक्सिमम। मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा? जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या हो? 90 डिग्री हो। जब भी कभी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है तो इस कंडीशन में फोर्स क्या लगता है? मैक्सिमम लगता है। ठीक, समझ में? अब एक बहुत इम्पोर्टेंट बात सुनो, ठीक। बहुत सारे केसेस में अब आप खुद ही समझिए कि भाई साहब ये जो थीटा की वैल्यू है, ये जो थीटा की वैल्यू है, ठीक, समझ में, वो 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में कुछ भी हो सकती है। ऐसा थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में
कुछ भी हो सकती है ना, कोई दिक्कत है इसमें। ठीक, तो आप खुद ही सोचिए, ठीक है, कि अगर थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 180 के बीच में कुछ भी हो सकती है, तो फोर्स भी हमारा उस तरीके से क्या होगा, चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। थीटा की वैल्यू बदल रही है, फोर्स भी बदल रहा है। ठीक, और 90 डिग्री पे क्या है, फोर्स की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम। फोर्स की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम। तो हमारे केस में मतलब हमारे कैलकुलेशन में ये चीज़ बहुत काम की होती है कि अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो तो क्या होगा, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो तो क्या होगा। ठीक, समझ में। ठीक, तो एक रूल दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड, दैट इज कॉल्ड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक, ये तब लगाएंगे, याद रखें, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो, 90 डिग्री, मतलब वेलोसिटी ऑफ चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना हो, 90 डिग्री। थोड़ी सी सब हेडिंग डाल दें, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो सुनो यहाँ से फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है, सुने। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाने के लिए सबसे पहली चीज़ है लेफ्ट हैंड होना चाहिए। तो टेक योर लेफ्ट हैंड, अपनी फिंगर्स को ऐसे रख लो। ठीक, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि अगर आप अपनी तीनों फिंगर्स को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रख लें, ठीक है, समझ में है, तो ये जो आपका सेंट्रल फिंगर है ये करंट का डायरेक्शन है। ठीक, समझ में है। ये वाला जो फिंगर है ये मान लिया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक, तो ये वाली जो फिंगर होगी हमेशा फोर्स का डायरेक्शन होगा। फोर्स को लिखते हो S से, मैग्नेटिक फील्ड को लिखते हो E से, और करंट को लिखते हो I से। FBI, FBI, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, FBI फर्नीचर बैंक ऑफ इंडिया। ट्रिक बना लो, याद रखो। ठीक, समझ में है, FBI याद रखें। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल फोर्स निकालने के लिए होता है। क्या निकालने के लिए होता है, फोर्स निकालने के लिए होता है। लेफ्ट हैंड रूल क्या निकालते हैं आप, फोर्स का डायरेक्शन निकालते हैं। क्या निकालते हैं आप, फोर्स का डायरेक्शन निकालते हैं। किससे निकालते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। किससे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। ठीक, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े यहाँ से, चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और ढंग से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, समझ में। तो हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं क्या होता है जब आप एक चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फेंकते हैं। ठीक है, समझ में, चलाते हैं। Uniform magnetic field in uniform magnetic field. Heading down है behavior of a charged particle thrown in uniform magnetic field. ठीक, तो तुम देखो ध्यान से, चार्ज पार्टिकल को कैसे फेंक सकते हो मैग्नेटिक फील्ड से। जैसे मान लिया किसी एरिया में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, पूरा जबरदस्त जोरदार। ठीक, समझ में। तो पहला तरीका तो ये है कि भाई साहब कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है आपने उसी डायरेक्शन में फेंक दिया, या फिर अपोजिट डायरेक्शन में फेंक दिया। चार्ज क्यू है, ठीक है, या फिर अपोजिट डायरेक्शन में फेंक दिया। मतलब थीटा की वैल्यू या तो 0 डिग्री है या फिर
से समझते हैं क्या होता है। ठीक, समझ में आया? तो बहुत सिंपल सी बात है कि बहुत सिंपल सी बात है। 30 मिनट में फिर आना, देखते रहना पड़ना। 30 मिनट को तो पूरे रुक जाओ, 5 मिनट कम से कम। ठीक, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो या फिर क्या हो 180 डिग्री हो। ठीक, समझ में आए? तो क्या होगा? तो वैसा हम फोर्स निकालना शुरू करते हैं। ठीक, तो वैसा फोर्स की वैल्यू खुद ही है क्यू वी बी साइन थीटा की जगह साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0, यानी कि फोर्स कितना 0। 180 डिग्री पर भी कैलकुलेट करोगे तो फोर्स कितना होगा 0। यानी अगर आप इस कंडीशन में बात करेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स कितना आएगा 0 आएगा। यानी अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल फेंक दें, पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल फेंक दें, तो चार्ज पार्टिकल पर किसी तरह का कोई डिफ्लेक्शन होता नहीं है। ठीक, बिल्कुल क्लियरली बोल दे रहा हूँ। अगर आप एक चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फेंक दें, ठीक, किस एंगल पे 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री पे, पैरेलल या एंटी पैरेलल, तो मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पर कोई असर नहीं डालने वाला है। ठीक, समझ में? चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड पर कोई असर डालने वाला नहीं है। ठीक, समझ में? अरे आया नहीं आया? ठीक, समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अब हम आगे की कंडीशंस देखेंगे अलग अलग एंगल्स के लिए। आज के लिए बस यहाँ। ठीक।